मित्रों नमो नमः। मित्रों आइए आज हम सभी संस्कृत के कुछ पारिभाषिक शब्दों को सीखते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी स्वर के आगे या अंत में आने वाले क्रमशः ऊपर नीचे के दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे कृष्णः, हरिः, रामः आदि। तो आइए मित्रों अब हम अनुस्वार को सीखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, कंस, वंश आदि। तो आइए मित्रों अब हम सभी अनुनासिक वर्ण को सीखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के पंचम वर्णों को अर्थात अंग, इय, ड़, न, म को अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। आइए अब पद को देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। तो सुप्तिङन्तम पदम अर्थात सुबंत तथा तिङंत शब्दों को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। मित्रों सुबंत सु से लेकर सुप तक प्रथम आदि यानी प्रथमादि सातों विभक्तियों में बने शब्द सुबंत कहलाते हैं। जैसे रामः, किम, पुस्तकम आदि ये सभी सुबंत पद हैं। अब आइए तिङंत को सीखते हैं कि तिङंत क्या है। तो तिङंत तिप से लेकर महिंग तक आत्मनेपदी एवं परस्मैपदी धातुओं से प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुष में बने क्रिया के रूप तिङंत कहलाते हैं। जैसे पठति, गच्छति, तिष्ठति, सेवते, लभते आदि। पदांत पद के अंतिम वर्ण को पदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? पद के अंतिम वर्ण को पदांत कहते हैं। जैसे राम में अपदांत है, लता में आपदांत है तथा पठति में ई पदांत है। मित्रों अब इसके बाद मात्रा को सीखते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में जिस स्वर की सहायता ली जाती है या उस पर लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही होता है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा है। तो वहाँ उसी स्वर की मात्रा होती है जो उसमें लगा होता है। जैसे प बराबर हलंत प धन अ, यहाँ पर अ की मात्रा है। पी बराबर हलंत प धन ई, यहाँ पर ई की मात्रा है आदि। मित्रों अब इसके बाद हम सभी संहिता की परिभाषा को सीखते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। जैसे अहम अस्मि, यहाँ पर म तथा अ की संहिता अर्थात समीपता है आदि। अब इसके बाद हम सभी संयोग की परिभाषा को सीखते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं वहाँ उस व्यंजन के मेल को संयोग कहते हैं। जैसे विद्वान शब्द में
हलंत द और व का मेल हुआ है, और यहाँ पर श्रुत्वा शब्द में ये हलंत स यानी तालव्य स और र का मेल हुआ है, और यहाँ त्वा में हलंत त और वा का संयोग हुआ है यानी मेल हुआ है आदि। अब आइए संधि की परिभाषा को सीखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलयः बराबर पुस्तकालयः आदि। मित्रों, समास का अर्थ सीखेंगे, इसके बाद इसकी परिभाषा सीखेंगे। तो समास का अर्थ है संक्षेप। मित्रों, समास का अर्थ है संक्षेप। अब इसकी परिभाषा क्या है, आइए सीखते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं तथा उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है और इस प्रकार मिले हुए पद को सामासिक पद कहते हैं। जैसे सभायाः पतिः बराबर सभापतिः। मित्रों, इस पद में षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है और षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाने के बाद भी अर्थ पूरा का पूरा निकल रहा है। और नखैः भिन्नः शब्द में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पर तृतीया विभक्ति के लोप हो जाने के बाद यहाँ पर शब्द बना है नख भिन्नः आदि। अब आइए सवर्ण को सीखते हैं कि सवर्ण की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, जिन वर्णों के आपस में स्थान और प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के आपस में स्थान और प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण कहते हैं। तो मित्रों, आपने अभी तक सीखा पदांत, मात्रा, संहिता, संयोग, संधि और समास। तो आइए अब सवर्ण को सीखते हैं। तो जिन वर्णों के आपस में स्थान प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ आदि स्वरों के स्थान और प्रयत्न समान हैं, अतः आपस में सवर्ण हुए। अब आइए सीखते हैं प्रयत्न की परिभाषा को सीखते हैं कि वर्णों का उच्चारण करने में मुख के भीतर यानी मुख के अंदर जीभ आदि को जो व्यापार करना पड़ता है। यहाँ पर मित्रों, व्यापार से मतलब है कि जिन हम वर्णों का उच्चारण करने लगते हैं तो मुख के भीतर हमारी जिह्वा कुछ भागों का स्पर्श करती है, वही है मुख का व्यापार करना। तो जीभ आदि को जो व्यापार करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। और यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। मित्रों, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद मित्रों, हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को सीखेंगे। आइए सीखते हैं। वर्णों का उच्चारण करने में मुख के भीतर के जिस अवयव की सहायता ली जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मित्रों, आइए फिर से देखते हैं एक बार इसको
कि वर्णों का उच्चारण करने में मुख के भीतर जिस अवयव की सहायता ली जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए अब धातु की परिभाषा को देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। आइए सीखते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठति में पठ धातु है और गच्छति में गम धातु है आदि। धन्यवाद मित्रों।